नमस्ते, यह लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण की बायोग्राफी का 5वां पार्ट है। इस वीडियो में हम दो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे। एक, 1983 को कैसे लिट्टे ने एक बहुत बड़ा एम्बुश किया था जिसमें 13 श्रीलंकाई सैनिक मारे गए थे और उसके बाद ही श्रीलंका एक सिविल वॉर शुरू हुआ था। और दूसरा, प्रभाकरण जो खुद एक हिंदू थे, इन्होंने क्यों अपने बड़े बेटे का नाम चार्ल्स एंथनी रखा, और तो और इन्होंने लिट्टे के पहले ब्रिगेड का नाम भी चार्ल्स एंथनी ब्रिगेड रखा था। मतलब उस नाम में ऐसी क्या खास बात थी, यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1980 में लिट्टे संगठन में हुए विलय के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो यूँ कि 1980 में लिट्टे संगठन में प्रभाकरण और अय्यर नाम के एक और आदमी के बीच में एक कोल्ड वॉर जैसे हालत बन जाते हैं और संगठन के कई लड़ाके अय्यर के साथ तो कुछ पूरी तरह से संगठन छोड़कर वापस आम जिंदगी में लौट जाते हैं। सालों बाद एक इंटरव्यू में प्रभाकरण ने बताया कि उस समय वो पूरी तरह टूट चुके थे क्योंकि उनके खास साथी जिनको वो अपना दोस्त समझते थे, उन्होंने ही उनको धोखा दिया था। आपको याद दिला दें, प्रभाकरण ने 16 वर्ष की आयु में ही घर छोड़कर लिट्टे संगठन को स्क्रैच से यानी कि एक एक ईंट जोड़कर खड़ा किया था। जब वह संगठन टूटकर बिखरने लगा तो उनका मनोबल पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी के सबसे कठिन दौर में एक लड़के ने उनके अंदर आशा की एक किरण जगा दी थी। एक लड़का जो अभी अभी संगठन में नया ज्वाइन हुआ था, वो संगठन छोड़कर जाने वाले लोगों से बातें करके उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा था। प्रभाकरण की ही तरह उस लड़के को भी पुस्तक पढ़ने का बड़ा शौक था और छोटी सी उम्र में ही उस लड़के ने कम्युनिज्म और दुनिया की रेवोल्यूशन के बारे में बहुत पढ़ रखा था। इसलिए वह लड़का बड़ी आसानी से अपनी बातों के जरिए उन लोगों को समझाकर रोक रहा था। उस लड़के की इस हरकत ने प्रभाकरण के टूटे हुए विश्वास को नए पंख दिए। उनके मन में फिर से लड़ने का साहस जाग गया। उन्होंने बताया कि उस लड़के को देखकर मैंने मन में सोचा कि जब इस तरह के नौजवान मेरे साथ है तो कुछ धोखेबाजों को देखकर लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। प्रभाकरण के अंदर डगमगाई विश्वास को बल देने वाले उस लड़के का नाम चार्ल्स लुकास एंथनी था। वह ईस्टर्न प्रोविंस यानी कि ट्रिनकोमाली के रहने वाले थे। प्रभाकरण की तरह ही चार्ल्स एंथनी बहुत ही साहसी और डिसिप्लिन थे। श्रीलंका के इतिहास में पहली बार श्रीलंकाई सेना पर हमला करके 2 सैनिकों को मारने वाले चार्ल्स एंथनी ही थे। मतलब श्रीलंकाई सैनिकों पर हमले के बारे में उस समय कोई भी सोच भी नहीं सकता था। ऐसे समय में चार्ल्स अपने 2 साथियों के साथ वहां जाते हैं और एक सड़क पर गश्त लगा रहे 2 सैनिकों पर फिल्मी अंदाज में उन पर गोली चलाकर उनके हथियार छीनकर वहां से भाग आते हैं। सेना और पुलिस के खिलाफ ऐसे कई साहसी अटैक्स को अंजाम देने के बाद प्रभाकरण ने चार्ल्स को लिट्टे संगठन का पहला कमांडर बना दिया था। लेकिन 15 जुलाई 1983 को जाफना के मिसाले नाम के गांव में चार्ल्स के हाइडआउट के लोकेशन के बारे में सेना को किसी ने टिप दे दी। सेना जल्द ही पूरे गांव को घेर लेती है। उस समय चार्ल्स के साथ आनंद, अरुणा और गणेश ही थे। चारों सैनिक के घेराव को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। चार्ल्स, जो कि पहले एक अटैक के दौरान घायल हो गए थे, फिर से घायल हो जाते हैं। अब उनसे दौड़ना मुश्किल हो गया था, तो उन्होंने अपने साथी अरुणा से कहा कि वह उन्हें गोली मार दे और उनका हथियार लेकर वहां से भाग जाए। पहले तो अरुणा घबरा गए, लेकिन आगे बढ़ती आई सेना को देखकर उन्होंने चार्ल्स पर गोली चला दी। थोड़ी दूर पर आनंद भी घायल हालत में पड़े थे। उन्होंने भी गोली मारने को कहा तो अरुणा ने उन्हें भी गोली मार दी और गणेश के साथ वहां से बचकर निकल गए। वो दोनों सीधे प्रभाकरण के पास आए और उन्होंने सारी बातें उनको बताई। इस घटना से प्रभाकरण बहुत ही दुखी और गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा कि इसका बदला जल्द से जल्द लेना होगा। प्रभाकरण के सबसे बुरे दौर में उनका साथ देखकर उनको फिर से तमिलों के हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने और संगठन के पहले कमांडर को सम्मानित करने के लिए प्रभाकरण ने न सिर्फ अपने बड़े बेटे का नाम चार्ल्स एंथनी रखा, बल्कि 1991 को स्थापित किए गए लिट्टे के पहले कन्वेंशनल फोर्स का नाम भी चार्ल्स एंथनी ब्रिगेड रखा। चार्ल्स की तरह इस ब्रिगेड ने श्रीलंकन सिविल वॉर में श्रीलंकाई सेना के खिलाफ लिट्टे की कई जीतों में अहम भूमिका निभाई थी। जब चार्ल्स जिंदा थे तभी वह सेना पर एक बहुत बड़ा हमला करने की बात कर रहे थे, क्योंकि उस समय लिट्टे संगठन में हथियार की बहुत बड़ी कमी थी। तो उनकी मौत के बाद उनके प्लान को बदले के तौर पर अंजाम देने के बारे में प्रभाकरण ने सोचा। फौरन रेकी के लिए पूरे जाफना में लड़के लगा दिए गए। 1 हफ्ते के अंदर ही उनको टारगेट भी मिल गया। हर रात जाफना की ओर एक जीप और एक ट्रक में पेट्रोल करने जाने वाली सेना पर हमला करने का प्लान बनाया गया। 23 जुलाई 1983 की रात हर रोज की तरह एक जीप आगे और पीछे एक ट्रक में करीब 16 सैनिक गश्त लगाए जा रहे थे।
उनको पता नहीं था कि जाफना के रास्ते में तिरुनेलवेली नाम की जगह पर लिट्टे उनके आने का इंतजार कर रहे थे। लिट्टे ने बीच सड़क पर गड्ढा खोदा और आईईडी बिछा दी। फिर लिट्टे के सारे लड़ाके पास के घरों के दीवार और छत में जाकर छुप गए। इस अटैक को चल्लेकिली नाम के एक सीनियर कैडर ने लीड किया था। प्लान के मुताबिक जीप को आईईडी पार कर देना है और ट्रक के आईईडी के ऊपर से गुजरते वक्त आईईडी को लंजर की सहायता से एक्टिवेट करना है, यानी कि ट्रक के नीचे आईईडी को एक्टिवेट करना है। रात में 11 बजे जैसे ही सिग्नल मिला कि गाड़ियां आ रही हैं, सारे लोग दीवार के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही जीप आईईडी के ऊपर से गुजरती है, चल्लेकिली ने आईईडी का बटन दबा दिया और भारी विस्फोट के साथ जीप हवा में उछल गई। उसे देखकर पीछे से आ रहे ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को रोक दिया। लिट्टे के लड़के पूरी तरह से शॉक में थे, क्योंकि प्लान के हिसाब से तो ट्रक के नीचे ही आईईडी को एक्टिवेट करना था, लेकिन यहाँ तो जीप के नीचे ही आईईडी फट गया। लेकिन किसी के पास भी सोचने का समय नहीं था, क्योंकि लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सारे लड़ाकों ने अपनी अपनी बंदूकें चलाना शुरू कर दिया। गाड़ी में बैठे कई सैनिकों को अपनी बंदूकें उठाकर दागने का मौका भी नहीं मिला और वैसे ही अपनी अपनी सीटों में मारे गए। सेना की तरफ से बंदूक शांत होते ही लड़ाकों ने सेना के सारे हथियार इकट्ठे किए और वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। तभी इन्हें पता चला कि इस हमले को लीड करने वाले चल्लेकिली भी उस हमले में मारे गए हैं। क्योंकि आईईडी का लंजर उनके पास ही था, इसलिए यह बात पता नहीं चली कि प्लान के विपरीत ट्रक की बजाय जीप के नीचे इन्होंने क्यों आईईडी एक्टिवेट किया। सेना के हथियार और चल्लेकिली की लाश के साथ लिट्टे वहां से फौरन चले गए। उस अटैक में कुल 13 सैनिक मारे गए। जब यह बात सेना को पता चली तो उन्होंने जाफना पर आम तमिल नागरिकों पर हमला किया और कई मासूम तमिलों को मार डाला। अगले दिन यानी कि 24 जुलाई को 13 सैनिकों के मारे जाने की खबर पूरे श्रीलंका में फैल गई। खास करके राजधानी कोलंबो में जनता में खासा गुस्सा देखने को मिला। लेकिन ऐसे टेंस सिचुएशन में श्रीलंकाई प्रेसिडेंट ने आग में घी डालने जैसा फैसला किया, यानी कि कोलंबो में उन 13 सैनिकों का मास फ्यूनरल आयोजित करने का फैसला किया। उस हमले में मारे जाने सैनिकों के परिवार इसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि उन सैनिकों की लाशें उनके परिवार को दी जाए। कोलंबो में जहां पर मास फ्यूनरल होना था, शाम होते होते उस जगह पर ढेर सारे सेनानीस लोग इकट्ठा होने लगे। लेकिन अचानक से प्रेसिडेंट ने अपना फैसला बदल दिया और सैनिकों की लाशें उनके परिवार को देने के लिए कह दिया। इस सारे कंफ्यूजन की वजह से वहां पर भगदड़ मच गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां इकट्ठा हुई जनता को भी भगाना शुरू कर दिया। इस गुस्साई भीड़ में रूलिंग पार्टी के हार्डकोर सिनालिस्ट नेशनलिस्ट भी मिले हुए थे, जिन्होंने इस भीड़ को भड़काना शुरू कर दिया। अब वह भीड़ रास्ते में दिख रही तमिल लोगों के घर और दुकानों पर हमला बोलने लगी और रास्ते में दिख रहे आम तमिल जनता को भी मारना शुरू कर दिया। अगले दिन यानी कि 25 जुलाई को यह बात कोलंबो के दूसरे इलाकों में भी फैल गई और हर जगह हार्डकोर सिनालिस्ट नेशनलिस्ट ने तमिलों पर हमला करना शुरू कर दिया। अगले वीडियो में हम यह देखेंगे कि कैसे भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1983 में कोलंबो में हो रहे एंटी तमिल प्रोग्राम को रोका और तमिलों को बचाया था। और यह भी देखेंगे कि कैसे आम तमिल लड़ाके मिलिटेंसी की तरफ आकर्षित होने लगे थे। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।